Hi everyone, welcome to Gyan Cafe, and I'm very happy today that I've completed the poem, and I'm very happy that we have reached the last class, which is the most important class. और अक्सर मुझसे students की बात पूछते हैं कि कैसे एक poem का question attempt करना चाहिए. So I learned this from one of my very favorite teachers, and she told me कि हमेशा इस order में अगर आप लिखोगे कभी mistake होगी नहीं, and your answer will be very sorted. So at times in examinations we are in hurry because the time is less and we have a lot to write, and whenever there is a lot to write your thoughts are confused because you've learned it all and you know it all, but how to put it on paper is the massive task, and for that I have an idea, and that idea I'm going to share it with you. So whenever there is a question related to poem, the very first thing that you should do is write a little bit about the poet of that poem. So we have our poem, A Tiger in the Zoo. Unke poet hai Leslie Norris. So you write that the poem, A Tiger in the Zoo, has been written by Leslie Norris, who is a Welsh poet and short story writer. Okay? And make sure that you write his date of birth and till the time he was in the world. So 21st May 1921 to 6th April 2006. फिर आप एक दो poems या एक दो short stories के titles याद कर लीजिए related to the poet, and you can quote them कि हमारे जो poet हैं उनको इन poems के लिए awards मिले, या फिर आप लिख सकते हैं कि ये poems इनकी बहुत famous poems हैं. And at times in our books we have various poems of one poet. So that's our advantage. We can know about a poet, write about him in all the poems written by him. So we have our about the poet sorted. So that's how you start the answer. मान लो कि सवाल ये है कि poem की summary बताइए, ठीक है? तो you should not actually get to the summary directly. आपको सबसे पहले about the poet लिखना चाहिए. About the poet थोड़ा सा लिखने के बाद यू स्टार्ट विद समरी. यहाँ मैंने शॉर्ट समरी से लिखा है कि मान लीजिए क्वेश्चन समरी पे नहीं है, क्वेश्चन टाइगर की कंडीशन पे है, उस पॉइंट पर आप समरी बड़ी नहीं लिख सकते. आपको शॉर्ट में एक समरी लिखनी चाहिए 2-3 लाइनों में, जिसमें आप एक्सप्लेन कर दें कि पोएम का सब्जेक्ट मैटर क्या है. But when the question is about summary, then you should write a long summary, and here you will not write a short summary, you will write a long summary so that your answer is justifiable. Then after short summary आपको उस सवाल का जवाब देना चाहिए. जैसा कि मैंने कहा, अगर तो समरी का क्वेश्चन है फिर तो आपका आंसर यहीं से शुरू हो गया, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन समरी पर नहीं है और कोई और पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप सबसे पहले पोएट के बारे में बताइए, फिर समरी लिखिए छोटी सी, और उसके बाद आप आंसर की शुरुआत कीजिए. नाउ दिस आंसर डिपेंड्स ऑन द मार्किंग, कि अगर तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू राइट अ पैराग्राफ ऑफ एन आंसर. अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है देन यू राइट 2 पैराग्राफ्स, डिपेंडिंग कि आप कितने में एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और आपके जितने पॉइंट्स थे क्या 2 पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करने के बाद पूरे हो गए. नहीं पूरे हुए, यू कैन राइट अ बिट मोर. ठीक है, अब उससे ज़्यादा मत लिखिएगा बिकॉज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इवन फॉर द रिव्यूअर. ओके, उसके बाद यू कैन राइट लिटरेरी डिवाइसेस. फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज अबाउट द टाइगर, एंड उसके बारे में पूछा हुआ है कि टाइगर की फीलिंग क्या है. अब आप ये कहेंगे कि भैया पूरी पोएम में तो लिटरेरी डिवाइसेस थे, पोएटिक डिवाइसेस थे, लिटरेरी और पोएटिक डिवाइसेस. सो आप सोचेंगे कि पूरी पोएम में थे, अब मैं कौन से पोएटिक डिवाइसेस लिखूं. सो यू राइट अ फ्यू ऑफ देम. जैसे रेपिटेशन कॉमन था, पर्सोनिफिकेशन कॉमन था, राइट, इमेजरी कॉमन थी. ये 3 ऐसे पोएटिक डिवाइसेस थे जो हर स्टैंजा में हमको मिले. सो यू राइट दैट while reading this poem we come across imagery, personification as the most used poetic devices. आपको कोई और भी लिखता है आप वो भी कॉमा डाल के लिख सकते हैं कि ये जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किए गए पोएटिक डिवाइसेस हैं. इन डिवाइसेस में एग्जाम्पल्स लिख दीजिए, बिकॉज व्हेन यू स्टडी अ पोएम ना ऑटोमेटिकली थोड़ी थोड़ी याद होने लगती है. तो जब आप इमेजरी की बात लिखेंगे तो आप केज की बात लिख दीजिए, स्काई, ब्रिलियंट स्टार्स, ब्रिलियंट आईज, इसकी बात लिख दीजिए, वाइट फैंग्स, क्लॉज,
इसकी बात लिख दीजिए। और उसके बाद फिर जब आप पर्सोनिफिकेशन पे आते हैं तो ही का इस्तेमाल हुआ है, हिम का इस्तेमाल हुआ है, एक लाइन में वो लिख दीजिए। सो दिस इज हाउ यू टेल कि आई नो माई सब्जेक्ट। और इस तरह से जब आप आंसर लिखते हैं, it surely tells the examiner that you know your poem, okay? And finally you write the conclusion, जो कि summary से मिलता जुलता होता है, but conclusion में ना थोड़ा सा अपना input देना होता है, not exactly judging the poem, but yes telling that the poet said this and I derived this out of that. For example, इस poem की अगर बात करें तो the poet has simply said that the tiger is in a very helpless state, but he is reminiscing about his home, his natural habitat, which is there, jungle, and he wants to go back, but he's unable to, and this helplessness has been described by the poet brilliantly. Towards the end, you write, while reading this poem, I felt the thought process of the poet, and I completely agree. At times, human beings are bit more selfish and they do whatever they want to do with the nature and the wild animals. अब इस input से you have given your own opinion, और इससे एग्जामिनर को ये समझ आता है कि ये बंदा सिर्फ पोएम को रट के नहीं आया, समझ के आया है. So this is the way you should attempt the question whenever it comes to poems. धीरे धीरे मैं चैप्टर्स पे भी जाऊंगी और चैप्टर्स के सवालों को कैसे जवाब देते हैं एग्जाम में वो भी बताऊंगी. ऑल्सो एक बहुत ही छोटी, बहुत ही क्लीन ट्रिक है जिससे आप अपने आंसर्स को हाईलाइट कर सकते हैं. वंस यू डन विद योर एग्जाम, कंप्लीट एग्जाम, उसके बाद आप अबाउट द पोएट को हाईलाइट कर दीजिए, लेस्ली नॉरिस को हाईलाइट कर दीजिए, उनके डेट ऑफ बर्थ को हाईलाइट कर दीजिए. इसके अलावा ही वॉज अ वेल्श पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, उसको अंडरलाइन कर दीजिए विद पेंसिल्स. आई यूज टू डू विद पेंसिल्स बिकॉज विद पेंसिल्स इट सीम्स क्लीनर. आई डिसएग्री विद underlining it with reds and blacks and whatever colors people have these days. Highlighter भी मुझे बहुत ही awkward लगता है, बहुत ही unclean लगता है. But then if you use pencils, I think they're the best to convey your answers in a clean, nice, crisp manner. तो आप अपने हेडलाइंस को जो है हाईलाइट कर सकते हैं पेंसिल से अंडरलाइन करके. जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं पेंसिल से अंडरलाइन करके. अब आप सोचिए कि आप लिटरेरी डिवाइसेस लिख रहे हैं इन अ सेंटेंस, बट व्हेन यू अंडरलाइन इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन, एन्जैपमेंट, तो सीधा एग्जामिनर की नज़र उस पर जाती है, फुल मार्क्स. आई एम जस्ट किडिंग, आई नो इंग्लिश में पूरे मार्क्स नहीं मिलते, बट 4.5, So this is how you attract your examiner's eye directly to what you want to convey. Also, similar thing happens when you're answering to the question. मान लीजिए आपने भूमिका बांधी है अच्छी, लेकिन आपका जवाब जो है 3 लाइनों में है. आप उन 3 लाइनों को अंडरलाइन कर दीजिए, बट ये कीजिएगा जब आपका पूरा एग्जाम खत्म हो जाए. At times, your exam is lengthy, you're writing a lot and you're unable to underline. That's okay. बट अगर आप अपना एग्जाम 15 मिनट पहले ख़त्म कर लें, रिवीजन करें और अंडरलाइन जरूर करें. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड आई होप कि आज की क्लास भी आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प साबित होगी, और अगर होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा. फिलहाल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज इस चैनल पे बहुत कुछ आने वाला है. थैंक यू सो मच.